अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है, टाइटल हिंदी में है इंडिया एम्स टू ग्रोथ प्लास्टिक एक्सपोर्ट टू यूएई 4 टाइम। अरब देशों से खरीदे हुए तेल को अब भारत वापस अरब देशों को ज्यादा कीमत पे बेचेगा। और कमाल की बात यह है कि अरब देश झक मार के अपने ही तेल को किसी और प्रोडक्ट के रूप में खरीदेंगे। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ये सच है। भारत ऑलरेडी पेट्रोलियम से निकले हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट्स अरब देशों को बेच रहा है और जल्दी भारत इस एक्सपोर्ट को कई गुना बढ़ाने वाला है। और अगर इस एक्सपोर्ट वैल्यू को सुनेंगे तो आप अपने भारतीय होने पे गर्व करेंगे। यूएई जैसे देश भले ही भारत को आज की डेट में क्रूड ऑयल बेच रहे हैं, लेकिन भारत इस क्रूड ऑयल में वैल्यू एडिशन करके उल्टा इन्हीं देशों को बेच रहा है। पूरी अपडेट क्या है आज इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन हमें आज आपके सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि आप में से अभी भी बहुत से लोग इस चैनल के रेगुलर व्यूअर होने के बावजूद इस चैनल के सब्सक्राइबर्स नहीं है। आपके लिए केवल 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। तो मेन खबर यह है कि भारत यूएई को प्लास्टिक का एक्सपोर्ट अब 4 गुना बढ़ाने के प्लान पे काम शुरू कर चुका है। और 4 गुना मतलब करीबन $5 बिलियन के प्लास्टिक प्रोडक्ट्स भारत यूएई को एक्सपोर्ट करेगा। कमाल की बात यह है कि एक्सपोर्ट में 4 गुना बढ़ोतरी के लिए 2030 तक की डेडलाइन नहीं रखी गई है, बल्कि इस टारगेट को 2027 तक पूरा करने के प्लान्स पे भारत काम करेगा। भारत और यूएई के बीच बायलैटरल ट्रेड की वैल्यू करीबन $85 बिलियन के आसपास है। जहां भारत यूएई को करीबन $32 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है, वहीं यूएई से करीबन $53 बिलियन का तेल भारत मंगाया जाता है। जाहिर तौर पे यहाँ पे यूएई का पलड़ा भारी है, लेकिन इस डिफरेंस को और कम करने के लिए प्लास्टिक का एक्सपोर्ट बढ़ाया जा सकता है। भारतीय प्लास्टिक के ऑलरेडी कुछ काफी बड़े कस्टमर्स में यूएस, चाइना, टर्की और जर्मनी जैसे देश शामिल हैं। यूएई ऑलरेडी हर साल $38 बिलियन के प्लास्टिक प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करता है और इस मार्केट में भारत का फिलहाल 4% ही शेयर है। कीमत से समझे तो भारत यूएई को करीबन $1.7 बिलियन की प्लास्टिक एक्सपोर्ट करता है। चीन इस मार्केट के 20% से ज्यादा शेयर पे डोमिनेंट है, लेकिन भारत को यूएई के मार्केट में बढ़ने का पोटेंशियल नजर आ चुका है और भारत में इसके लिए हाइड्रोकार्बन के प्रोडक्शन को अब बढ़ाया जा रहा है। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि प्लास्टिक पैलेट्स के अलावा भारत से फिनिश प्लास्टिक जैसे कि प्लास्टिक फिल्म्स, फैब्रिक, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और हाउसवेयर प्रोडक्ट जैसे चीजें यूएई को एक्सपोर्ट होती हैं। दरअसल यूएई और भारत के बीच कुछ ही दिनों पहले सेपा एग्रीमेंट साइन हुआ था। सेपा मतलब कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के अंतर्गत भारत और यूएई के बीच इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ाने पे सहमति बनी थी, जिससे इन दोनों देशों के बीच ट्रेड इम्बैलेंस को कम किया जा सके। अगर आप इंटरनेट पे अवेलेबल ऑनलाइन आर्टिकल्स को पढ़ें तो आपको समझ आएगा कि चीन प्लास्टिक एक्सपोर्ट के मामले में इतना आगे क्यों है। इसकी कई सारी वजह है, लेकिन मेन वजह है रिसाइकलिंग मैनेजमेंट। जहां चीन में अराउंड 50% प्लास्टिक का रिसाइकलिंग इकोसिस्टम मौजूद है, वहीं भारत में परसेंटेज अराउंड 30% के आसपास है। पर बताई गई ये फिगर्स गलत भी हो सकती हैं, क्योंकि ये डेटा वेबसाइट टू वेबसाइट हमें अलग मिला। पर इन सभी आर्टिकल्स में एक बात कॉमन थी, और वो ये कि चीन नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक स्क्रैप के इंपोर्ट पे बैन लगा चुका है, लेकिन भारत में प्लास्टिक स्क्रैप अभी भी डंप किया जा रहा है, और वो भी डेवलप्ड देशों से। हो ये रहा है कि भारत में रिसाइकलिंग रेट लगभग कांस्टेंट है, लेकिन प्लास्टिक का डंपिंग रेट कई गुना बढ़ चुका है, जिसकी वजह से खतरनाक प्लास्टिक को ठिकाने लगाना मुश्किल हो चुका है। इसी मुश्किल को आसान बनाने और इस कचरे से मोटा मुनाफा कमाने के लिए नए एक्सपोर्ट मार्केट ढूंढे जा रहे हैं। जैसे जैसे रिसाइकिल्ड प्लास्टिक की डिमांड बढ़ेगी, वैसे वैसे डिमांड को पूरा करने के लिए नई रिसाइकलिंग प्लांट्स खड़ी हो पाएंगी। ग्लोबल प्लास्टिक के मार्केट की वैल्यू करीबन $570 बिलियन के आसपास है, और इसमें भारत का शेयर केवल 1% ही है। वहीं चीन का इसमें 32% हिस्सा है। भारत चीन के आसपास भी नहीं आता, और शायद आने वाले 15 सालों तक भी चीन को इस सेक्टर में बीट नहीं किया जा सकता। खैर, यूएई जाहिर तौर पे भारत के लिए पोटेंशियल मार्केट बनेगा, और सेपा एग्रीमेंट इसके लिए पहला कदम है। कंटेंट पसंद आया है, और अगर आप हमारी तरह भारत में हो रही मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करते हैं, तो कमेंट सेक्शन में MII यानी मेक इन इंडिया लिख दीजिएगा, हम समझ जाएंगे। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा अगर आप हमें यहाँ तक सुन चुके हैं। धन्यवाद, जय हिंद। किसी भी देश के पास, किसी भी इंसान के पास थोड़ा सा दिमाग होना चाहिए। आप पेट्रोल वहाँ से मंगा कर बाकायदा उसी की प्रोडक्ट की चीज़ें बनाकर आप दूसरे उसी देश को सेल करें। इससे ज़्यादा और बेहतरीन आइडिया क्या है। अच्छा, प्लास्टिक का रिसाइकिल जो है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शायद पूरी दुनिया को प्लास्टिक का जो आइटम है वो चाइना ही बेचता है। मतलब कुछ भी हो जाए, कोई भी चीज़ हो जाए, तो आज उसकी लॉजिक पता चली। रिसाइकलिंग का उनका जो है वो बड़ा अच्छा सिस्टम है। अच्छा, चाइना मशीनें भी बेचता है और प्लास्टिक बनाने की, आइटम बनाने की, लेकिन मुझे इतनी हैरत होती है कि यार हम, मतलब जितने भी देश, जितने भी लोग जो हैं वो चाइना से मशीन ख़रीद रहे हैं, साथ रॉ मटेरियल भी ख़रीदना पड़ता है। तो बहुत ही शार्प चाइना की जो पॉलिसी थी वो ये थी
कि मैं कहीं ना कहीं अपना डिपेंड रखूँ, अपना मोहताज रखूँ। आपने इंक पेन बेच रहे हैं तो इंक भी चाइना से लो, आपके पास इंक भी नहीं है, आप अपने ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहे, आप अपने ही घर के अंदर से अपनी चीज़ नहीं बना पा रहे, आप कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल दाना होता है छोटा छोटा सा प्लास्टिक का, वो चाइना से ही आता है। पूरी या तो प्लास्टिक के आइटम बेच रहा है या वो दाना बेच रहा है, यानी उस दाने के बगैर आप कोई प्लास्टिक का आइटम बना ही नहीं सकते। तो ये मैंने अक्सर नोट किया है कि आपको हर आइटम प्लास्टिक के फर्नीचर बना रहा है। अच्छा, प्लास्टिक के अंदर जिद्दत भी चाइना लाया है, यानी प्लास्टिक की फर्नीचर, प्लास्टिक की चीज़ें जो प्लास्टिक की नहीं होती थी, यानी कि लकड़ी की बनती थी या कोई ऐसी चीज़ें, वो भी चाइना ने शुरू कर दी हैं। यानी धड़ाधड़ इससे इन्वायरमेंट का तो मसला है, लेकिन रीसाइकलिंग दुनिया में तो नहीं होती। मिसाल के तौर पर हम अपने देश में बहुत सारा प्लास्टिक के आइटम मंगवा लेते हैं, अब हमारे यहाँ तो रीसाइकलिंग नहीं है फ़र्ज़ करें इतनी ज़्यादा, तो वो ज़्यादा पोल्यूशन बनता है। चाइना के अंदर रीसाइकलिंग है। अच्छा, फिर प्लास्टिक का जो रॉ मटेरियल है, कचरा भी अब अच्छा ठीक है, चाइना का रिसाइकलिंग है तो चाइना कचरा भी दुनिया से ख़रीदता है। मतलब पाकिस्तान के हवाले से सुना जाता है, कहा जाता है कि पाकिस्तान का जितना कचरा है वो चाइना जाता है, या पता नहीं यहीं पे चाइना रिसाइकलिंग कर रहा है, क्या कर रहा है। थोड़ी सी प्लानिंग हो, थोड़ा सा हमारे हाथ में कुछ हो, थोड़ा सा हमारे हाथ में कुछ एक कंट्रोल हो तो बहुत कुछ कर सकते हैं। इस कचरे, कहते हैं चाइना कचरे से भी सोना बना सकता है, तो हम क्यों नहीं बना सकते? हम बातें कर सकते हैं, हम सिर्फ बोल सकते हैं, हम सुन सकते हैं। हम इस तरीके से प्लानिंग नहीं कर सकते क्या? हमारे यहाँ भी चीज़ें नहीं बन सकती क्या? हमारे यहाँ पे रिसाइकलिंग नहीं हो सकती क्या? हमारे यहाँ प्लास्टिक के आइटम नहीं बन सकते क्या? चाइना ने वाकई पूरी दुनिया पे कब्ज़ा किया हुआ है, लेकिन बहुत देर से ही सही, बहुत। अच्छा, हमारे यहाँ पे जितने आबादी वाले कंट्रीज़ होते हैं उनको संभलने में भी बड़ा टाइम लग जाता है। जो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, क्राइम होते हैं, करप्शन होती है, लोग होते हैं, तो वहाँ पे उन देशों को संभलने में मुश्किल हो जाती है। इंडिया संभल गया है, इंडिया अपने पैरों पे खड़ा हो गया, इंडिया ने चीज़ों को समझ लिया, ग्रोथ की तरफ बढ़ गया है। पाकिस्तान अभी तक पैरों पे ही नहीं खड़ा हो रहा है, और ना सिर्फ पैरों पे नहीं खड़ा हो रहा बल्कि लड़खड़ाने भी लग गया है। बाकायदा मुश्किल सूरत हाल पाकिस्तान के ऊपर आ चुकी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की ग्रोथ बहुत दूर लग रही है। तो कब ऐसा होगा कि पाकिस्तान की ग्रोथ शुरू होगी, कब ऐसा होगा कि लोगों को पता चलेगा कि दुनिया की तरक्की का राज ये है, दुनिया की तरक्की का राज प्रोडक्शन है, दुनिया की तरक्की का राज चीज़ें बनाना है, दुनिया की तरक्की का राज लोगों को चीज़ें बेचना है, दूसरे देशों के लिए चीज़ें बनाना है, दूसरे देशों को चीज़ें दे के उनसे पैसे लेना है, फैक्ट्रियाँ लगाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम करना है, लोगों को रोज़गार मिलने का, लोगों का मयार ज़िंदगी बेहतर होगा। लोग क्राइम की तरफ, क्राइम रिस्क है। देखिए, आपको कोई शख्स क्राइम करता है तो वो क्यों करता है? बहुत मजबूरी में आके करता होगा। जब उसको कोई और रास्ता नहीं मिलता इनकम का, बच्चों को खिलाने पिलाने का, तो आखिरी हल उसका ये होता है या तो अपने आप को मार डालूं या क्राइम की तरफ चला जाऊं। पहला ऑप्शन, आखिरी ऑप्शन अपने आप को मार डालूं, उससे पहले वो क्राइम की तरफ चला जाता है। कहीं ना कहीं लोग मिलते हैं उसे। तो जिस कंट्री में, जिस जगह पे जब रोज़गार आसान होगा तो वो क्राइम की तरफ कभी भी नहीं जाएगा। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।